रहीम हमें क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ने लगे विच इज़ मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स जो हैं, ठीक है, दे आर अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, उन लोगों के अंदर जिनको पेनिसिलिन एलर्जी है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होता है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। दिस इज़ एक्चुअली 14 to 16 एटम्स की मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होती है, जिसको मैक्रोलाइड रिंग कहते हैं। और उसके साथ आपके पास एक या दो डीऑक्सी शुगर्स अटैच्ड होती हैं। ठीक है, सो एक ये बात है। और जो कैलिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन है, दीज आर द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। ये बेसिकली क्या है? दीज आर एक्चुअली इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम देखेंगे। एरिथ्रोमाइसिन में उन्होंने बताया कि वो जो दो डीऑक्सी शुगर्स हैं, एक हमारे पास डाइसोसामीन है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्लाडिनोज है। ठीक है, वाटर के अंदर पोरली सॉलेबल है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाती है और सॉलेबल भी है। ठीक है, अगर आपने इसको रखना है सोल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, तो वो बता रहा है कि इट इज़ फेयरली स्टेबल एट 4 डिग्री सी बट लूजेज एक्टिविटी रैपिडली एट 20 डिग्री सी। अच्छा, दूसरा ये कि ये एसिड लेबाइल है, यानी कि आपने उसको फूड के साथ भी नहीं देना और मतलब किसी हम इसको अगर देंगे भी तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की फॉर्म में देंगे, क्योंकि ये एसिड लेबाइल स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और दूसरा हम अक्सर ये करते हैं कि इसको एस्टर्स की फॉर्म में हम देते हैं, यानी कि उसकी एस्टेरिफाइड फॉर्म्स देते हैं। हालांकि जो एस्टेरिफाइड फॉर्म होती है एरिथ्रोमाइसिन की, दैट कैन लीड टू कॉलीस्टैटिक जॉन्डिस अगर आप लार्ज डोजेस में दे रहे हो। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात तो हम देख चुके हैं, एसिड लेबाइल है और एस्टेरिफाइड फॉर्म में देना है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि इसने इनहिबिशन करनी है प्रोटीन सिंथेसिस की, और वो किस तरह से करनी है? हमने आपको पहले बताया कि इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। ठीक है, सो राइबोसोम के जो 50s सब यूनिट होता है, ठीक है, उसके साथ जाकर इन्होंने बाइंड कर देना होता है, और जो बाइंडिंग साइट होती है दैट इज़ नियर द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और जो पेप्टाइड चेन की इलोंगेशन होती है विच इज़ बेसिकली ट्रांसपेप्टाइडेशन, दैट इज़ प्रिवेंटिंग बाय ब्लॉकिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड एग्जिट टनल। अच्छा, अब ये वाली तस्वीर देखें, ये जो हमारे पास पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। ठीक है, और ये वाला जो पहला वाला टनल है, ठीक है, जहाँ पे ये ग्लाइसिन लगा हुआ है, ठीक है, ये ए टनल होता है। ठीक है, फिर ये जो दूसरा वाला होता है ये पी टनल होता है, और ये तीसरा वाला जो है एग्जिट टनल होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस एग्जिट टनल को ही ब्लॉक कर देते हैं। जब एग्जिट टनल में से निकलेगा ही नहीं तो ये पी वाला अगले पे जाएगा नहीं। ठीक है, जब ये पी वाला, ठीक है, अगले पे नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक नया टीआरएनए नहीं आएगा। इसने यही बात बताई है कि इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रही है। तो 50s राइबोसोमल आरएनए पे बाइंड करके इसने ट्रांसलोकेशन नहीं होने देनी, क्योंकि राइबोसोमल की जो मूवमेंट होती है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द 50s सब यूनिट। ठीक है ना, 50s सब यूनिट अगेन 3 कोडॉन्स आगे मूव करता है ऑन दी mRNA। ठीक है, और दूसरा हमने क्या बताया कि जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के साथ बाइंडिंग होगी, एंड द पेप्टाइड चेन ट्रांसपेप्टाइडेशन इज प्रिवेंटेड by blocking of the polypeptide exit tunnel. As a result, peptidyl tRNA is dissociated from the ribosome. ठीक है, अब exit tunnel तो ब्लॉक हो गया, तो इसमें क्या होगा कि फिर P वाला ही निकलेगा। ठीक है, और फिर P वाला जो tRNA वो एग्जिट होना शुरू हो जाएगा और A वाला P की जगह आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ रेप्लिकेशन, कुछ ना कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटी चलती रहेगी। इसी वजह से जो मैक्रोलाइड्स हैं वो हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। ठीक है, दो दे आर बैक्टीरियोसाइडिल इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, अच्छा, जो एरिथ्रोमाइसिन अगर उसकी बात की, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है। बेसिकली जो मुझे जितना याद है वो ये है कि ये रेस्पिरेटरी पैथोजेंस के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो रेस्पिरेटरी पैथोजेंस यहाँ पे कौन कौन से? एक माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है, जो कि क्या कराता है? एटिपिकल निमोनिया कराता है। ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम इन्होंने बताया, इसके अलावा निज़ीरिया। अच्छा, ठीक है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स भी कौन कौन से हैं? निज़ीरिया, बॉर्टिडाला, ठीक है, एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, निज़ीरिया, हाँ, ठीक है, बॉर्टिडाला एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, एंड एरिथ्रोमाइसिन जो है दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट कोराइन बैक्टीरियम डिफ्थीरिया। इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन न्यूनेटल कंजंक्टिवाइटिस कॉज्ड बाय द क्लेमीडिया स्पीशीज़। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है? रेजिस्टेंस एक तो ये कि रिड्यूस्ड इनफ्लक्स,
ठीक है, इंक्रीज्ड इफ्लक्स, ठीक है। और एक हमारे पास जो प्लाज्मिड इनकोडेड दो एक्टिविटीज़ हैं। एक हमारे पास प्लाज्मिड इनकोडेड है जिसमें क्या होता है कि एरिथ्रोमाइसिन ईस्टरेजेस होते हैं, ठीक है, इन ग्राम नेगेटिव। फॉर एग्जांपल इन एंटेरोबैक्टीरियसी, जो एंटेरोबैक्टीरियसी होते हैं, ठीक है, इनके अंदर एरिथ्रोमाइसिन ईस्टरेजेस होते हैं जो कि एरिथ्रोमाइसिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमारे पास डिक्रीज्ड एफिनिटी होती है टू द 50s राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसमें हमारे पास 50s के अंदर भी आगे पार्ट्स होते हैं, 23 होता है। सो जो 23S राइबोसोमल आरएनए ऑफ द 50s राइबोसोम, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है कि मिथाइलेशन हो जाती है ऑफ द एडेनिन, ठीक है। बस आप इतना कॉम्प्लिकेट ना करो, बस इतना समझ लो कि 50s राइबोसोमल सब यूनिट के लिए अफिनिटी कम हो जाती है आपके एरिथ्रोमाइसिन की। फार्माकोकाइनेटिक्स में वही बात, एसिड लेबाइल, ठीक है, एंटेरिक कोटिंग, फूड भी इंटरफेयर करता है, तो इस वजह से हम एस्टेरिफाइड फॉर्म्स देते हैं, ठीक है, और डायलिसिस में रिमूव नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बाइल के अंदर एक्सक्रीट होता है। सो ज़्यादातर जो मैक्रोलाइड्स हैं वो बाइल के अंदर एक्सक्रीट होते हैं एक्सेप्ट कैलेथ्रोमाइसिन, जिसकी 30 to 50% कॉन्सेंट्रेशन यूरिन के अंदर होती है, ठीक है। और एरिथ्रोमाइसिन और बाकी भी जो हमारे पास क्या हैं, जो ड्रग्स हैं, ठीक है, इनकी बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन होती है इनसाइड आवर पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स एंड इन आवर मैक्रोफेजेस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो होता है एजोमैक्स का, एजिथ्रोमाइसिन का, जो कि न्यूट्रोफिल्स में भी होता है, मैक्रोफेजेस में भी होता है, फाइब्रोब्लास्ट्स में भी होता है, दो इसकी सीरम कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, ठीक है। इसी वजह से जो एजिथ्रोमाइसिन है उसकी सबसे ज़्यादा लॉन्गर हाफ लाइफ भी है बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कोराइन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात की थी, तो वही बात दोबारा यहाँ पे लिखी है कि डिफ्थेरिया, कोराइन बैक्टीरियल सेप्सिस, एरिथाज़मा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में मैं सॉरी एक बात भूल गई, वो ये है कि इसकी सीनस पेनिट्रेशन इतनी अच्छी नहीं होती, CSF में इतना अच्छा पेनिट्रेट नहीं करता, दो एरिथ्रोमाइसिन आपके प्रोस्टैटिक फ्लूइड में इसकी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और जिससे मैंने आपको पीछे कहा था कि रेस्पिरेटरी पैथोजेंस में यूज़ होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी, न्यूनेटल, ऑक्यूलर एंड जेनिटल क्लेमीडियल इन्फेक्शंस। एक कोराइन बैक्टीरियम याद रखना है, क्लेमीडिया याद रखना है, फिर कैप याद रखना है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, नीमोकोकस आता है, माइकोबैक्टीरियम निमोनिया, ठीक है, लेजनेला निमोनिया, ठीक है, और ये पेनिसिलिन का सब्सटीट्यूट है। और रेजिस्टेंस की वजह से नाउ इट्स लेस अट्रैक्टिव एज फर्स्ट लाइन एजेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फेरिंगाइटिस एंड SSTIs, ठीक है, एंड प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट एंडोकार्डाइटिस ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स इन इंडिविजुअल्स with valvular heart disease, but clindamycin which is better tolerated has largely replaced it. So यहीं से आप याद कर लो कि clindamycin किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, prophylaxis of endocarditis in patients with dental procedures. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि ओरल एरिथ्रोमाइसिन बेस को हम समटाइम्स कंबाइन करते हैं विद ओरल नियोमाइसिन एंड कानामाइसिन फॉर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ द कोलॉन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आपने नहीं भूलनी है, एरिथ्रोमाइसिन बेस अलॉन्ग विद नियोमाइसिन एंड कानामाइसिन for the pre-operative, ठीक है। Higher dose is recommended when treating pneumonia caused by Legionella pneumophilia. Adverse reactions, ठीक है ना, इसमें adverse reactions में मैंने आपको बताया था cholestatic hepatitis या cholestatic jaundice होता है, ठीक है, that is because of the older astrolate formulations, ठीक है। और allergic hypersensitivity reactions हो सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि ये आपके हेपाटिक मेटाबॉलिज्म अंडर को करता है, ठीक है, तो ये इनहिबिट करता है आपके साइटोक्रोम P450 को, जिसकी वजह से थियोफाइलिन, वारफरिन, साइक्लोस्पोरिन्स, मिथाइल प्रेडनिजोन, ठीक है, अच्छा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने कभी नहीं भूलना वो ये है कि एरिथ्रोमाइसिन इंक्रीज़ करता है सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरल डाइजॉक्सिन बाई इंक्रीजिंग इट्स बायोअवेलेबिलिटी। बेसिकली एक मेंबर होता है आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा का जो कि ऑर्डिनरीली इनएक्टिवेट कर देता है डाइजॉक्सिन, तो एरिथ्रोमाइसिन की वजह से वो नॉर्मल फ्लोरा किल हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन की ओरल बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा जो एरिथ्रोमाइसिन है दैट इज़ ऑल्सो प्रोकाइनेटिक, ठीक है। सो इस वजह से इसको इसका एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये डायरिया और GIT अपसेट्स को होता है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है एरिथ्रोमाइसिन का, ठीक है, कि ये इंक्रीज़ करता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस को, दैट इज़ ऑल्सो ये वाला जो इसका फंक्शन है ये हमें कुछ फ़ायदा देता है, मतलब एक तो एडवर्स इफेक्ट कराता है लेकिन कि डायरिया, और फंक्शन इसका ये होता है कि ये
क्या कराता है, एज अ प्रोकाइनेक्ट एक्ट करता है, ठीक है, एंड दैट इज़ लीडिंग टू द ऑफ लेवल यूज़ ऑफ एरिथ्रोमाइसिन टू ट्रीट पेशेंट्स विद गैस्ट्रोपरेसिस, ठीक है। कैलिथ्रोमाइसिन इसकी ही डेरिवेटिव है सेमी सिंथेटिक, एंड दैट इज़ इसमें एक मिथाइल ग्रुप एडिशन करते हैं, ठीक है। इसकी बेहतर एसिड स्टेबिलिटी है, बेहतर ओरल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, दो इसका स्पेक्ट्रम बहुत सिमिलर है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक हमारे पास एक जो ट्रीटमेंट रेजिमेन होता है ऑफ माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, उसमें कैलिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन होता है, ठीक है। सो क्या करते हैं कि हम कैलिथ्रोमाइसिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन इन कॉम्बिनेशन विद रिफाम्पिन एंड इन कॉम्बिनेशन विद इथैम ब्यूटोल विच इज़ यूज्ड फॉर टीबी, ठीक है, ये वाला ट्रीटमेंट रेजिमेन होता है, ठीक है। और एजिथ्रोमाइसिन को तो बल्कि आप वंस वीकली दे देते हो एज अ प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, इन एड्स पेशेंट, ठीक है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स आमतौर पर एड्स पेशेंट को हो जाता है, ठीक है। ये भी आपके जो इतने रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैथोजेंस, उनके अगेंस्ट अच्छा है, ठीक है, जिसमें माइकोबैक्टीरियम ये तो पता नहीं कौन सा लीप्री, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। और इसकी जो है लॉन्गर हाफ लाइफ ऑफ कैलिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन की तो शायद 2 आवर्स हाफ लाइफ है, लेकिन जो कैलिथ्रोमाइसिन है उसकी हाफ लाइफ इज़ 6 आवर्स कंपेयर्ड विद एरिथ्रोमाइसिन, इस वजह से इसको ट्वाइस डेली डोजिंग करते हैं, ठीक है, टू 250 to 500 mg ट्वाइस डेली और 1000 mg ऑफ एन एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन वंस डेली, again metabolized in the urine, and important is that it's eliminated metabolized in the liver, and important is that it is eliminated in the urine। और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपके पास जो कैलिथ्रोमाइसिन होता है और एक और ड्रग है जो हम आगे पढ़ेंगे विच इज़ अ कीटोलाइट, दैट इज़ टेलिथ्रोमाइसिन, इन दोनों के एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। सो इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है दैट इज़ 14 हाइड्रोक्सी कैलिथ्रोमाइसिन, एंड दैट ऑल्सो हैज़ बैक्टीरियल एक्टिविटी एंड दैट इज़ एलिमिनेटेड इन द यूरिन, ठीक है। इट हैज़ लोअर इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस एंड लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग। सो एजिथ्रोमाइसिन की इलेक्ट्रॉन रिंग थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इट इज़ अ 15 एटम, पहले वाले 14 थे, 14 एटम की जगह 15 एटम लैक्टोन माइक्रोलाइड रिंग, तो इसमें क्या ऐड कर दिया, बाय द एडिशन ऑफ अ मिथाइलेटेड नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इट कैन बी यूज्ड प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट में भी, ट्रीटमेंट रेजिमेन में भी, कैलिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिन, इथम ब्यूटोल, ठीक है। सो कैलिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन किसकी बात करी हूँ, माइक्रो बैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स की बात करी हूँ, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली लेस एक्टिव अगेंस्ट स्टाफ एंड स्ट्रेप, ठीक है, लेकिन इसकी ज़्यादा एक्टिविटी किसके अगेंस्ट है, क्लेमीडिया स्पीशीज़ के अगेंस्ट है, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट है, और ये पेनिट्रेट करता है इनटू मोस्ट टिश्यूज़ एक्सेप्ट CSF, फेगोसिटिक सेल्स को काफ़ी अच्छा पेनिट्रेट करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात ये कि बेसिकली जो एजोमैक्स है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्लेमीडिया के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसका सब्सटीट्यूट डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, फॉर क्लेमीडिया। इसी तरह मैंने बताया कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया में भी इफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन एजोमैक्स की जगह डॉक्सीसाइक्लिन दी जा सकता है, और लेजनेला के अगेंस्ट इफेक्टिव है, लेकिन एजोमैक्स की जगह फ्लोरोक्विनोलॉन्स भी दी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे पीछे मैंने एरिथ्रोमाइसिन की बात की थी, दैट इट्स इफेक्टिव अगेंस्ट कोराइन बैक्टीरियम, ठीक है, मैंने बात की थी कोराइन बैक्टीरियम, लेकिन कोराइन बैक्टीरियम की जगह आप एरिथ्रोमाइसिन की जगह आप पेनिसिलिन भी दे सकते हैं अगर पेनिसिलिन एलर्जी नहीं है तो इसकी हाफ लाइफ क्या है, दैट इज़ 2 to 4 days, सो वंस डेली डोजिंग होती है, ठीक है। और एजिथ्रोमाइसिन इज़ एज इफेक्टिव एज अ 7-day कोर्स ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन फॉर क्लेमीडियल सर्विसाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस। सो अब आपको समझ आ गया कि ज़्यादा प्रेफरेबल एजोमैक्स है, ठीक है। क्यों? Because a single 1 gram dose of azithromycin is as effective as a 7-day course of doxycycline for chlamydial सर्विसाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस, ठीक हो गया। और फिर वो बताता है कि जो हम शुरू में क्या देते हैं, 500 mg लोडिंग डोज देते हैं, और फिर अगले 4 days हम 250 mg की सिंगल डोज देते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉमनली यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक टू ट्रीट कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, और वेल टॉलरेटेड है। अच्छा, एक आपने मेक श्योर करना है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एंटीसिड्स ना दें, ठीक है। वैसे तो इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी ठीक है और ये इतना बायोअवेलेबिलिटी को ऑल्टर नहीं करते, लेकिन एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं और सीरम पी कॉन्सेंट्रेशंस को भी रिड्यूस कर देते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एजिथ्रोमाइसिन डज नॉट इनएक्टिवेट साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स एंड देयरफॉर इज फ्री ऑफ ड्रग इंटरैक्शंस दैट अकर विद एरिथ्रोमाइसिन एंड कैलिथ्रोमाइसिन। लेकिन एक ट्रबल है कि जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं वो आपके QT इंटरवल को
प्रोलॉन्ग कर देते हैं ड्यू टू एन इफेक्ट ऑन द पोटाशियम आयन चैनल्स, जिसकी वजह से टॉर्सेट स्टे पॉइंट 30 एरिथीमिया हो सकता है एंड देयर इज़ अ स्मॉल इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक डेथ। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने लगे हैं अबाउट फिडॉक्सामाइसिन। फिडॉक्सामाइसिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ठीक है, इसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कम है, ओरल एब्जॉर्प्शन ही है, मतलब ये आपके जीआईटी के अंदर ही रहता है, आपके ब्लड स्ट्रीम इतना नहीं जाएगा। ठीक है, इसका फिडॉक्सामाइसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो आपके मैक्रोलाइड से फ़र्क है। ठीक है, ये एक्ट करता है आपके सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज पे और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, यानी कि एमआरएनए नहीं बनने देता, और इसका स्पेक्ट्रम भी काफ़ी ज़्यादा नैरो है। ठीक है, इट इज़ ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एरोब्स एंड एनारोब्स। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस या एंटेरोकोकस इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, इसकी ख़ास एक्टिविटी है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के अगेंस्ट, बिकॉज क्योंकि आपके जीआईटी में रहता है तो वो इसलिए इफेक्टिव है। लेकिन इसके भी कोई ख़ास कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फिडॉक्सामाइसिन के, विच इंक्लूड्स नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। ठीक है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, पेट में दर्द होती है, फिर एनीमिया और न्यूट्रोपीनिया है, एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है लाइक एंजियोडीमा, डिस्नी एंड प्लूराइटिस। ठीक है, सो मैंने आपको क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स बताया, दैट इज़ नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस लाइक एंजियोडीमा, डिस्नी एंड प्लूराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कीटोलाइट्स। ठीक है, कीटोलाइट्स अगैन सेमी सिंथेटिक 14 मेंबर्ड रिंग मैक्रोलाइट है। अच्छा, ठीक है ना, एंड इट इज़ डिफरिंग फ्रॉम एरिथ्रोमाइसिन बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ अ 3 कीटो ग्रुप फॉर द न्यूट्रल शुगर दैट इज़ एल क्लैडिनो। ठीक है, सो इस क्लैडिनोज की जगह आपने क्या करना है, कोई न्यूट्रल शुगर डाल देनी है। अब वो कहता है कि जो इसमें जो मेजर ड्रग है वो है हमारे पास टेलिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसका लिमिटेड सा क्लिनिकल यूज़ है, और ये किस किस के अगेंस्ट इफेक्टिव है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो फिडॉक्सामाइसिन है वो मैक्रोलाइड है, जबकि जो टेलिथ्रोमाइसिन है दैट इज़ अ कीटोलाइट। लेकिन फिडॉक्सामाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ़र्क है। ठीक है, जबकि कीटोलाइट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस इसका ये कि इसके अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, इसके अंदर, जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज कर सकता है कॉमन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स को। ठीक है, सो अगर मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस है तो हम कीटोलाइट दे सकते हैं। ठीक हो गया, और उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रेन्स बता दिए। ठीक है, जिनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ऑलमोस्ट सारे के सारे वही हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम भी काफ़ी सिमिलर ही है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट वही बात मैंने ये हाईलाइट की हुई है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैं that renders them poor substrates for efflux pumps mediated resistance, and they bind to ribosomes of some bacterial species with higher affinity than macrolides. इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है, 57% है। ठीक है, अगैन मेटाबोलाइज होता है लिवर में बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियरी एंड यूरिनरी रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, वंस डेली डोजिंग ऑफ 800 mg। ठीक है, और अगैन इनहिबिट करता है आपके साइटोक्रोम 3A4। ठीक है, ये भी प्रोलॉन्ग करता है क्यूटीसी इंटरवल को, एंड दैट इसको हम लोग कैप के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ टेलिथ्रोमाइसिन की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, लिवर फेलियर होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेलिथ्रोमाइसिन है दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद मायस्थीनिया ग्रेविस बिकॉज इट मे एग्जर्बेट दिस कंडीशन। ठीक है, सो ड्यू टू इट्स पोटेंशियल फॉर सीरियस टॉक्सिसिटी, FDA अप्रूव्ड पेशेंट मेडिकेशन गाइड डिटेलिंग दीज रिस्क मस्ट बी डिस्पेंस्ड टू एनी पेशेंट रिसीविंग दिस मेडिकेशन। ठीक हो गया, सो मायस्थीनिया ग्रेविस में भी आप शायद नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम क्लिंडामाइसिन को बाद में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट एक दो बातें मैं आपको बता दूं, वो ये हैं कि जो कैलिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, उसको आपको डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है रीनल इम्पेयरमेंट के अंदर। ठीक हो गया, और जो एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, क्योंकि ये बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, सो उनमें क्या होता है कि पार्शियल रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है बाय द इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ठीक हो गया, एक बात और याद रखिएगा कि जो एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन है, इनके लॉन्ग टर्म यूजेस की वजह से इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, और ये क्योंकि ये ड्रग्स लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर हेपाटिक डिसफंक्शन है, ठीक है, तो आप ये ड्रग्स नहीं देंगे। हेपाटिक डिसफंक्शन के लिए ये ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, और एक जो एरिथ्रोमाइसिन और एजोमैक्स है, ये IV फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल है।